द लिविंग वर्ल्ड यानी क्लास 11th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर कवर कर रहे होंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, उसमें अपन किस चीज़ को लिविंग कंसिडर करते हैं, किसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, बेसिक क्राइटेरियाज क्या होती है आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफाई करने के बाद हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किस तरह से करते हैं, क्लासिफिकेशन की हायरार्की देखेंगे और फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी अभी हाईलाइट करके नहीं रखा है, जिस तरह से मैं पढ़ाती जाऊंगी उसी तरह से मैं हाईलाइट भी करती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature and classification। तो नीट में सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस वाली लाइन का असर्शन रीज़न क्या है। Systematic and monumental description of life brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature और क्लासिफिकेशन, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं वो क्यों आया, आउट ऑफ नेसेसिटी ऑफ डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि नीट में इस बार असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आने लगे हैं और जिस तरह से आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको ये चीज़ समझ में आती जानी चाहिए कि इस सेंटेंस से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको असर्शन रीजंस और छोटे छोटे, जैसे हम जूनियर क्लासेस में फिलअप टाइप के क्वेश्चंस करते थे ना, वैसे भी अगर आप करते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। बिकॉज बहुत ही लेंथी लेक्चर्स तो आप इंटरनेट पे देख लोगे, बट एनसीईआरटी किस तरह से रीड करनी है उसके बहुत कम आपको वीडियोस मिलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक बार सिखा ही दूँ कि एनसीईआरटी को 15 मिनट 20 मिनट के अंदर क्विकली कैसे रिवाइज करना है। मैंने खुद एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते जाते हैं। That all present day living organisms both horizontally and vertically are related to each other and also to all organisms that lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. All present day living organisms are related to each other and also to all organisms that lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements of conservation of biodiversity। ये भी आपका एक असर्शन रीज़न बन सकता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहते हैं हम, बिकॉज सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इंसान को ये चीज़ समझ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट, इस टाइप के जो चैप्टर्स ये यूनिट्स की शुरुआत में ऐसे किसी साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आता ही है क्योंकि इसमें आपको जैसे अर्नस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ है इसमें, इस वाले यूनिट में आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें उनको क्या टर्मिनोलॉजी दी थी, क्या उनको पद दिया था, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा बना हुआ है आज तक। फिर उसके बाद उनका मेन खास काम क्या था, ढूंढो इसमें खास काम क्या था। सिंगल हैंडेडली मेड द origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is of today. He also pioneered the currently accepted definition of biological species। तो ये इनको ये पद दिया था, इन्होंने ये खास काम किया और फिर उनको ये वाले प्राइजेस मिले और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता आपको कभी भी, बट ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना होता है। एक बार ना आपको कोई भी पैराग्राफ सामने आए तो आप उसको एक बार पूरा स्कैन कर लो ऊपर से नीचे तक अपने दिमाग में और फिर देखो कि इसमें कोई खास टर्मिनोलॉजी दिख रही है आपको जो नहीं हो या जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, उस पर आगे बढ़ो। और अगर लगता है कि नहीं पूरा जनरल लिखा हुआ है तो भी एक बार फास्ट रीडिंग करो। सबसे इजी तरीका होता है कि आप पेंसिल लेके बैठो और एक के बाद एक लाइंस को ब्रशअप करते जाओ।
अब इस वाले पैराग्राफ में जैसे आप देखेंगे, इस वाले पैराग्राफ में, ये दोनों पैराग्राफ्स में कुछ बहुत ख़ास चीज़ें नहीं दी हुई हैं, ठीक है, बट फिर भी ये वाला पोर्शन, एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, इससे आपको चैप्टर का जिस्ट समझ में आ जाएगा. एज साइंटिस्ट वी शैल बी नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन जो कि पर्पस ऑफ लाइफ पे बेस्ड है. वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग. सिंपल, ये पूरा चैप्टर इस चीज़ के बारे में, ठीक है. इफ़ यू लुक around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals or plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they all are around you. If you were to increase the area that you make all the observations in, the range and variety of organism that you would see would increase. इस पे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे तो रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज होगा या इंक्रीज. आप किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड होगे आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see much greater number and kinds of organisms. Each different kind of plant, animal, or organism that you see represents a species. The number of species that is known and described range is between 1.7 to 1.8 million. ये भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखेगा, ये आपको किसी टेस्ट सीरीज में दिखेगा. दिस इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी. और बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. ध्यान देना, इट इज़ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, खाली नंबर और खाली टाइप नहीं है, ठीक है. तो कभी भी ऐसा ऑप्शन दिया रहे तो बोथ पे आप सेलेक्ट करना. ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो एग्ज़ाम के दिन आप कर देते हो, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है. तो इसलिए जब पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ो. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that plants and animals in our own area by their local names. Local names जानते हैं हम. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not take ways and means to talk to each other to refer the organisms we are talking about. जैसे आप किसी भी सब्जी को ले लो, आप एक कल्चर में दूसरी चीज़ बोलोगे उसको और दूसरे कल्चर में दूसरी चीज़ बुलाओगे. बहुत सारे ऐसे, मतलब आप सोचो कि आप आलू को ही अलग अलग लैंग्वेज में अलग चीज़ बोलते होगे, टमाटर को ही अलग अलग चीज़ें बोलते होगे. तो वही बात है, ठीक है. और इसलिए एक साइंटिफिक आपको नेम की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है ताकि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ आप उसका नाम लोगे, सामने वाले को समझ में आए, ठीक है. अब यहाँ पर देयर इज़ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. Nomenclature is only possible when the organism attached described is described correctly and उसके लिए हमको करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन. याद रखना कि इसमें ये चीज़ दिया उल्टा है, बट यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पहले होगा और फिर आपका नॉमेनक्लेचर होगा, क्योंकि पहले आप आइडेंटिफाई करोगे फिर आप नेम करोगे. ये सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछता है. In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedures assign किए गए हैं to assign a different scientific name to each known organism. हर organism का अलग नाम होना चाहिए, कोई भी organism का सेम नाम नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर उसके आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्टी आने लगेंगी, ठीक है. और इस चीज़ को देखता कौन है? बॉटनिकल नेम्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है और जूलॉजी के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है पर ये इवेंचुअली रट जाता है, ठीक है. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. ये चीज़ हम बात कर रहे थे अभी. और हर नाम में क्या होता है? एक उसका जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बिना आप नाम लिख ही नहीं पाओगे. इसी को बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं और ये किसने दिया? कार्लस लिनस ने. ये भी बहुत ही ऐसे जेनेरिक टाइप के क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेंगे और आपको इवेंचुअली रट जाते हैं. बट फिर होती है गलती. कहाँ होती है गलती? द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका. अब देखो इसमें इंडिका जो है वो स्मॉल में शुरू हो रहा है और एम जो है कैपिटल में शुरू हो रहा है.
क्योंकि द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, बायोलॉजिकल नेम में पहला वर्ड जो होगा, जैसे यहाँ पर मैंगनीफेरा, इट रिप्रेजेंट्स द जीनस, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो डिनोट करता है आपको स्पेसिफिक एपिथेट. सेकंड पॉइंट डन. बोथ द वर्ड्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, जैसे इसमें इटैलिक्स में लिखा हुआ है, बट इन केस अगर वो हैंड रिटन होगा तो उनको सेपरेटली लिखेंगे एंड अंडरलाइंड. जैसे मैग्नीफेरा लिखा और इंडिका लिखना है, तो इसको अलग अलग ऐसे लिख के अंडरलाइन कर दिया, तो ये आपका हैंड रिटन हो गया. द फर्स्ट वर्ड denoting the genus starts with capital letter while the specific epithet is in a small letter. ये चीज़ ऊपर दिखाई थी मैंने. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट. जैसे अगर इसको किसी साइंटिस्ट ने दिया है तो आपने उसका जीनस लिखा, आपने उसकी स्पीशीज लिख ली, और फिर उसके बाद आप जो साइंटिस्ट है उसका नाम लिखोगे, बट वो लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि उसको इटैलिक्स में ही लिखना है, उसको प्रॉपर लिखना है, और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड होगा. ठीक है. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we can easily recognize a group of plants or animals, dogs, cats, insects. ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी. फिर से इस चैप्टर में आपको ऐसी बहुत ही बेसिक चीज़ें पता चलेंगी, बट उनको आपको नजरअंदाज इसलिए नहीं करना है बिकॉज उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द मोमेंट वी कैन यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स. जैसे कभी भी आप डॉग के बारे में सोचोगे, आपको 2 कान दिखेंगे, पूंछ दिखेगा, 4 पैर दिखेंगे, उसका मुंह दिखेगा, तो आपके दिमाग में एक इमेज है डॉग की. भले वो कोई भी ब्रीड का आप सोचो, बट डॉग डॉग होगा आपके दिमाग में. आप बिल्ली के बारे में नहीं सोचोगे जब डॉग बोलोगे, तो वही चीज़ है. ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा. जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपकी एक हायरार्की बन रही है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ये आपका किंगडम होगा और ये आपकी स्पीशीज होगी. ठीक है. Based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. External and internal structure, along with the structure of the cell, development process, ecological information are essential and form the basis of modern taxonomic studies. अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर से आपका एमसीक्यू बन सकता है. ठीक है, कि और मैं बता देती हूँ क्या एमसीक्यू बन सकता है, कि जब आप टैक्सोनॉमी को स्टडी कर रहे हो या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना चाह रहे हो, तो आप किन सारी चीज़ों को दिमाग में रख रहे हो. स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. यहाँ बारिश हो रही है तो थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज़ होगी, बट उस पर ध्यान मत दीजिए. एनीवेज, hence characterization, identification, classification, nomenclature are processes that are basic to taxonomy. पहले आपने आइडेंटिफाई किया, उसको क्लासीफाई किया, फिर उसको एक नाम दिया, बेसिक. ठीक है. टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या टैक्सोनॉमी साइंटिस्ट ने डेवलप की है, तो नहीं. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज. जैसे पहले इंसान अगर केव मैन हुआ करते थे तो भी उनके पास कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी रही होगी कि वो एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सके. जैसे उनको अगर कोई प्रेडेटर दिखे तो वो बोलेगा कि ये वाला प्रेडेटर है और इससे हमको छिपना है. कोई अगर उसको वीक एनिमल दिखेगा तो वो सोचेगा उसको यूज़ कैसे करना है. बेसिक ह्यूमन नेचर. ठीक है. Human beings were since long not only interested in knowing more about the different kind of organisms, their diversities, but also the relationships among them. जहाँ पर relationship आया वहाँ systematics आ गया. Derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of the organisms. इससे भी आपका MCQ बन सकता है कि systematics का मतलब क्या है. ठीक है. फिर उसके बाद जो लिनस था, लिनस याद रखना, उसकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरे. ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. As the title of his publication, the scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. Classification is not a single-step process, but involves hierarchy of steps. एक बार में क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, बिकॉज आप रैंडमली कोई भी नाम नहीं रख सकते, बिकॉज आपस में ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड होते हैं. वो लिंकेज क्या है वो आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बता रही होगी. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as unit of classification in fact represents a rank. इसमें ये वाला भी क्वेश्चन आता है कि रैंक क्या होता है या टैक्सन को रैंक बोलते हैं क्या, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है. तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हालांकि नीट में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक क्वेश्चन सिंपल या डिफिकल्ट है, बिकॉज हर क्वेश्चन के आपको +4 मिलेंगे और हर गलत आंसर के आपको -1 मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो इसके 10 मार्क्स होंगे स्कूल की तरह, और अगर ईजी है तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. हमेशा आपको +4 -1 ही देखने मिलेगा. इसलिए जितने भी ईजी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना चाहिए.
आगे, taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent by a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed legs, Arthropoda. It means insects are recognizable, concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Remember, group represents category और rank represents taxon. ठीक है? Each taxonomic groups और categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. इस पे भी आपको assertion reason बन के आएगा और उसमें ये पूछेगा कि taxonomic groups are distinct biological entities और दूसरे स्टेटमेंट में बोलेगा but are not merely morphological aggregates. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड और assertion reason के फॉर्म में पूछा जा सकता है. ये आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा अपने कोचिंग एग्जाम में. Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले से लिख लो इसको और किंगडम फाइलम आपको याद हो जाएगा. किंगडम फाइलम और फाइलम के साथ ही डिवीजन आता है. फिर जीनस स्पीशीज तो नाम में ही आता है ना, तो वो आपको याद रहेगा. किंगडम फाइलम इधर से हो गया, जीनस स्पीशीज इधर से हो गया, बीच में कॉफ याद रखना, क्लास ऑर्डर फैमिली. तो ऐसे आपका ऊपर का नीचे का पूरा किंगडम फैमिली जीनस क्लास किंगडम फैमिली फाइलम, नीचे से जीनस स्पीशीज आ गया, जीनस स्पीशीज और बीच में क्लास ऑर्डर फैमिली. किंगडम फाइलम जीनस स्पीशीज क्लास ऑर्डर फाइलम फैमिली. ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को. आगे, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Basic requirement is the characters of individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among individuals of the same kind of organisms as well as different kind of organisms. उसी बेसिस में आप इस कैटेगरी में उनको फिट करोगे. ठीक है, आगे, taxonomic studies consider a group of individuals organisms with fundamental similarities of a species as a species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किंगडम में नहीं दिखेंगे. याद रखना इस चीज़ को, हमेशा स्पीशीज में आपको सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स दिखेंगे और जो आपका किंगडम होगा इसमें लीस्ट सिमिलर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे बिकॉज हमेशा यहाँ से ऊपर जाता है. ठीक है, ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है और ये लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है. इस चीज़ को गांठ बांध लो, इसके ऊपर क्वेश्चन गलत होते ही हैं. ठीक है, let us consider Magnifera indica, Solanum tuberosum, Panthera leo. All these three names, indica, tuberosum and leo, represent specific epithets. The first words Magnifera, Solanum and Panthera are genera and represents another level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum includes species like Nigrum and Melogena. Human beings belong to different species sapiens which is grouped as the genus Homo. है ना, हम Homo sapiens है. आगे, genus comprises of a group of related species. स्पीशीज क्या थे? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत सारे स्पीशीज को जोड़ दो, जीनस बन जाएगा. जीनस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एज कम्पेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3. ठीक है, अब मानो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है तो ये एक जीनस क्या होगा, जीनस 1. पर ये इनके साथ कॉमन नहीं है तो ये अलग जीनस का हो गया. तो यहाँ पर स्पीशीज तो 3 है पर जीनस 2 हो गए. समझे? We can say genera are aggregates of closely related species. For example, potato, brinjal are 2 different species but both belong to the genus Solanum. Lion, leopard. Leopard का याद रखना, pardus. Leopard, pardus. P ऐसे याद रखना. टाइगर का टिग्रिस हो गया, वो तो वैसे याद रहेगा. लायन को अपन लियो बोलते तो वो भी याद हो जाएगा. पार्डस और पी यहाँ पर याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा फिर. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली. अब बहुत सारी जीनस को आपने जोड़ दिया, फैमिली बन गई. इसी एग्जाम्पल में ये दोनों हो सकता है कि सेम फैमिली में आ जाए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है. 3 डिफरेंट जेनरा सोलनम, पेटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलनेसी. अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंटेन्स लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस. जैसे यहाँ पर पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस था सपोज, और ये आपका बिल्ली वाला था स्पीशीज. इसको हमने अलग अलग जीनस में रखा था बट ये एंड में एक ही फैमिली निकल गई. जैसे अपन बोलते हैं कैट फैमिली, डॉग फैमिली. ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 डिफरेंट फैमिलीज, कैनिडे एंड पेलिडे. जैसे कुत्ते और बिल्लों की अलग फैमिली होती है, कैट फैमिली, डॉग फैमिली. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on the number of similar characteristics, generally order. याद रखना, ऑर्डर से ऊपर जाओगे आप किंगडम तक, वहाँ पर आपको सिमिलैरिटी घटती हुई दिखेगी. ऑर्डर के नीचे फैमिली तक, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी बढ़ती हुई दिखेगी, यहाँ पर घटती हुई दिखेगी. ठीक है, the similar characters are less in number as compared
to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae, included in other order Polymenaeus, is mainly based on floral characteristics. प्लांट में हमेशा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे अगर वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ठीक है. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे. जैसे हमने बात किया कि जो डॉग फैमिली कैट फैमिली सेपरेट है, बट है तो दोनों कार्निवोर्स, इसलिए वो कार्निवोरा फैमिली ऑर्डर में आते हैं. कार्निवोरा ऑर्डर है. फिर क्लास आ गया ऑर्डर प्रिमेटा, जो प्रिमेट्स का है, मंकी, गॉरिल्ला, गिब्बन, इज प्लेस इन द क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद कार्निवोरा which includes animals like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other orders also. अब आपने बोला कि ये जो कुत्तों बिल्लों की फैमिली है, आपने उसको जो बंदर वाली फैमिली है उसके साथ रख दिया. क्यों? क्योंकि हैं तो सब मैमल्स, है ना. ऐसी सिमिलैरिटी कम होती जा रही है बट क्लासिफिकेशन एक होते जा रहा है. फिर ऊपर फाइलम आया. फाइलम होता है प्लांट्स में डिवीजन होता है. फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम. All these based on common features like the presence of notochord, dorsal horn neurosystem are included in phylum Chordata. सेकेंड नहीं, जो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में क्या से 4th चैप्टर है उसमें आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल मिलेगा. A few similar characteristics are assigned to higher category called division. Kingdom सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा. ऐसे ही जो मैंने बताया था वही चीज़ है. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest taxonomic category called the kingdom Animalia in the classification of animals. In kingdom Plantae, the on other hand is distinct and comprises all plants from various division. और जैसे आप देखोगे कि ऑर्गेनिजम्स को ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है. पहला आपका हो गया जो अपने प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म से, फिर उसके बाद आपके प्रोटिस्ट्स आ गए, फिर उसके बाद आपके फंगाई आ गया, फिर आपका यहाँ पर प्लांट और यहाँ पर एनिमल आया. तो प्लांट और एनिमल को आप आपस में रिलेट नहीं कर सकते टैक्सोनॉमिकली बिकॉज दोनों अलग किंगडम से. यहाँ जो क्लासिफिकेशन की हम शुरुआत करें वो ही किंगडम से रही है, ठीक है. तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते उतने दूर. प्लांट और एनिमल अलग हैं बट उनका जो हायरार्की जाएगी वो ऐसी जाएगी. अब ये एक बार रीड कर लेना यहाँ से यहाँ तक, उसमें कुछ खास नहीं है, जो भी मैंने चीज़ें बताई है वही सब है. ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टिक क्यों नहीं हो रहा भाई, पसीना आ रहा है. हाँ, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एकदम घोट के पी लो, पता है, एकदम रट लो इस चीज़ को. बिकॉज मैन का तो याद रह जाएगा, होमोसेपियंस, होमो होमिनिडे, प्रिमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, ये तो आगे अगर एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ लोगे तो उसमें याद हो जाएगा. बट ये हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये इंपॉर्टेंट है. और फिर आगे प्लांट फैमिली में पोएसी है, वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर वो आपकी प्लांट फैमिलीज में आ जा रहा है. तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये दोनों तो फिर भी एनिमल फैमिली में याद आ जाएगा बट इस पूरे टेबल को आपको रट के रखना है, ठीक है. समरी को कभी भी स्किप मत करना, एक बार अच्छे से रीड करना क्योंकि उससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है. एक बार जल्दी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, ताकि उनके बारे में हम स्टडी कर सकें, उनके बारे में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये सब चीज़ें पता कर सकें. वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज एक कंक्लूजन पे पहुंचना कि यही क्लासिफिकेशन का तरीका सही है और इससे सारे एनिमल्स कवर हो जाएंगे, सारे ऑर्गेनिजम्स कवर हो जाएंगे, ये कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है. एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी. व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन. ये तो पर्सनल क्वेश्चन ही है, आप ही बताना. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन. जब आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो आप उसके बारे में, पर्सनल चीज़ों के बारे में आप उसको कमेंट कर सकते हो. जैसे इस बंदे का ड्रेसिंग स्टाइल ये है, इस बंदे का नेचर ऐसा है, इस बंदे के बारे में, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो एक इंडिविजुअल के बारे में. बट जब आप पॉपुलेशन की बात करते हो तो आप कल्चर, कम्युनिटी, सोशल, एथिक्स, इन सब चीज़ों की बातें करते हो. तो ऐसे इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो. एक मिनट, शायद वो इस टर्म्स में नहीं पूछ रहा था, शायद वो बायोलॉजी के टर्म्स से पूछ रहा था. ओके, तो मेरे ख्याल से जैसे इसमें आप अलग अलग ट्रेड्स की बात करते हो तो इंडिविजुअल में वो पता चलेगा. बट जब पॉपुलेशन की बात करोगे तो आप उसमें एक्सक्यूज मी माइग्रेशन, ड्रिफ्ट और हो सकता है सेलेक्टिव, नेचुरल सिलेक्शन, इन सब चीज़ों की बात करो. शायद ये इस टर्म से पूछ रहा था. अब ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका तो एग्जाम्पल ही अंदर दिया हुआ था, इसको एक बार समझो. मैंगो का साइंटिफिक नेम कौन सा होगा, पहला या दूसरा? दूसरा होगा. पहले में क्या गलती है कि उसमें ई कैपिटल में लिख दिया है. डिफाइन ए टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स. टैक्सॉन वही है रैंक, टैक्सॉन इज अ रैंक. अब एग्जांपल्स बुक के अंदर से निकाल लेना, अभी इतना सारा पढ़ा है हमने, ठीक है. कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. जल्दी जल्दी बताओ. स्पीशीज़ के बाद जीनस आना चाहिए. स्पीशीज़ के बाद जीनस किसमें? एक ही में.
Try to collect all the currently accepted methods, meanings of the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on other hand, bacteria on other hand. सारे जितने भी आपके किंगडम्स होंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर प्लांट हो, एनिमल हो, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, सबके सेम होंगे, क्योंकि शुरुआत स्पीशीज से ही होगी और जाएगा किंगडम तक ही. डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स. इन सब की डेफिनेशन हमने अंदर कवर कर ली थी, तो इसको मैं नहीं बता रही. इलस्ट्रेट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अंदर आपको जो टेबल दिया हुआ है उससे आप हायरार्की को आराम से समझा सकते हो. तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. अब अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना. ऐसे ही 2 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को एक बार देख लिया करो. उसके बाद पीछे की एक्सरसाइज देखो, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस बता रहे हैं पूछे गए उसको कवर करो, और फिर अंदर जाके 15 मिनट के अंदर पूरी रीडिंग लगा लो. 2-3 बार ऐसे करोगे, फिर चौथी बार जब आओगे तो आराम से आपको पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ से नहीं सोचे रहोगे वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ फंस जाते हो फिर. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. हम पहले डाइवर्सिटी कंप्लीट करेंगे. ये वाला लेक्चर थोड़ा आपको लेंदी इसलिए लग गया क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की कि कैसे अंदर अंदर से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक बार आपको मैंने समझा दिया है. अब नेक्स्ट टाइम से मैं हाईलाइटेड टेक्स्ट के साथ ही मिलूंगी आपको, क्योंकि फिर टाइम थोड़ा कम लगता है और फिर अपन 15 मिनट के अंदर सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते जाएंगे. कुछ चैप्टर्स लंबे होते हैं बट कोई बात नहीं, जो छोटे होते हैं उनको अपन जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, लंबे वालों में भी उतना टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.